तो अब मसला सिर्फ इस बात का रखता है कि सेकुलरिज्म को लेकर विचारधारा में फर्क है। एक कहती है कि हम सेकुलर है, दूसरी कहती है कि ये सेकुलर है। तो देखिए, सेकुलरिज्म तो एक नकाब है, हर आदमी अपने चेहरे पे चढ़ा लेता है, लेकिन किसी माना में कांग्रेस पार्टी को जब सूट करता है जो मंदिर का इशू खड़ा कर देती है, कांग्रेस पार्टी को जब सूट करता है वो हिंदुत्व का नाम लेती है, कांग्रेस पार्टी जो सूट करता है तो वो कोई ना कोई इशू ऐसा उठा लेती है। तो इसलिए ये जो सेकुलरिज्म है ये तो एक तरह से एक लोगों को बेवकूफ बनाने का नारा है, और बुनियादी तौर पर यह है कि ये तमाम की तमाम पार्टियां आम आदमी के मफाद के लिए काम नहीं कर रही है। तो हम इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं कि ये सेकुलर है और वो सेकुलर नहीं है। इनको आप उठाकर देख लीजिए, जितने इक़दाम इन्होंने किए हैं। भाई, एनडीए की सरकार ने सिमी को पाबंदी लगाई थी 2 बार, यूपीए की सरकार ने 4 बार लगाई, एनडीए की सरकार ने कोटा बनाया और उसके अंदर कई लोगों को गिरफ्तार किया। यूपीए के पहले जो सरकार थी नरसिम्हा राव की, उसने टाटा बनाया था, उसके अंदर भी गिरफ्तार होने वाले मुसलमान थे। और यूपीए की सरकार ने जितने कोटा के ड्रैकोनियन प्रोविजन थे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में डाल दिया, और इसका बहुत ही मर्सिलेसली इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। तो सेकुलरिज्म की कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना, जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि आप सेकुलर हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में नाइंसाफियां कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, टेररिज्म के नाम पर एक पूरे समुदाय को आपने मुजरिमों को कटने में खड़ा कर दिया है, उसके बाद भी आप सेकुलर होने का दावा करते हैं। तो कोई बुनियाद होना चाहिए सेकुलरिज्म। जब आप सूट करते हैं, आप बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, शिवसेना से हाथ मिला लेते हैं, और गडकरी को आप सेफ कर देते हैं, जितने घोटाले हैं उसमें आप बराबर के शामिल हैं, सबके सब मिलकर। तो हमारा कहना यह है कि देश के अंदर करप्शन के मुद्दे को आप ले लीजिए, अवसरवादी सियासत को आप ले लीजिए, कम्युनल पॉलिटिक्स को आप ले लीजिए, और पूंजीपति लोगों के मुफाद में काम करने को ले लीजिए। बीजेपी में और कांग्रेस में आपको कोई अंतर और कोई फर्क नजर दिया है। तो हम चाहते हैं, पूंजीपतियों की आपने बात की कि आप जानते हैं कि एक बड़ी पार्टी, एक पार्टी खड़ी करने के लिए पूंजी की बहुत जरूरत होती है, और जो 2 बड़ी पार्टियां हैं देश में, उनके पीछे इस तरह के पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का हाथ होता है जो उसको जो है डोनेशन देते हैं। आपके पास क्या तरीके होंगे, आप लोगों के पास कैसे जाएंगे? ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण की कही है कि ये सब पार्टियां पूंजीपतियों से पैसा लेती हैं। इसका मतलब ये कि जो लोग पैसा दे रहे हैं वो अपना काम ले रहे हैं आपसे। भाई, वो आज आपको पास पैसा दे रहे हैं और आपसे कहते हैं कि नीतियों में बदलाव लाइए, आर्थिक नीतियों में बदलाव लाइए, और हमको जो सूट करती है वो चीजें बनाइए। आप टैक्सेशन में छूट दे रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। तो ये जो मसला है कि पूंजीपति पैसा जो लगा रहा है वो पैसे की कीमत वसूल कर रहा है। जहां तक ये जो कहना है कि बगैर पैसे के कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे रन कर सकती है, ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये कि हम यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी इलेक्शन कमीशन कहता है जो इलेक्शन का निजाम चल रहा है, हम इसके अंदर एक जबरदस्त इनका परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर वो परिवर्तन आता है तो पैसे की सियासत का रास्ता बन जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मसला है ना इस वक्त में इलेक्शन लड़ने का, ये मसला ये है कि यहाँ पर जो पार्टी टोटल वोट का जो वोट पड़ता है उसका 25 से 30% वोट लेती है, वो पावर में आ जाती है। ये जो बात हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल है, ये पूरा जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो ढह जाता है। इसलिए कि हमारी पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे या जो पार्टियां पहुंचती हैं वो, यानी हमारे देश में होता क्या है कि इलेक्शन जब होता है तो 40% लोग तो भाग ही नहीं लेते इलेक्शन में, इसलिए किसी भरोसा नहीं है कि वो हिस्सा नहीं लेते। जो 60% लोग हिस्सा लेते हैं उसका 30% वोट लेने वाली पार्टी पावर में आ जाती है। यानी मतलब टोटल वोट का, यानी टोटल जनता की 20% लोगों की नुमाइंदगी होती है वो पार्टी या वो फर्द। तो 80% जो वोट है वो जाय होता है, वेस्ट होता है, उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं होती पार्लियामेंट में। तो हम ये नुमाइंदा सियासत नहीं करते हैं, इसको हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। हमारा मानना ये है कि हमारे देश में भी उस सिस्टम को लागू करना चाहिए जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। जिस पार्टी को जितना % वोट मिले उतने % कैंडिडेट उसके जाएंगे पार्लियामेंट में। इसके नतीजे में आप ये देखिए वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी। ये जितने वोट जाय होते ये जाय नहीं होंगे। अवाम के जितनी जनता को उसने सपोर्ट किया था, जितनी जनता ने जिन लोगों को सपोर्ट किया, उतनी % भागीदारी अवाम की पार्लियामेंट में असेंबली में होगी। एक बात तो ये, अगर आप इस लहर से जाते हैं तो उसमें कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उसमें पार्टियां महत्वपूर्ण होती है। पार्टियां इलेक्शन लड़ेगी, पार्टी अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी और पार्टियों को लोग वोट देंगे, पार्टी तय करेगी कि हमारे कैंडिडेट कौन कैंडिडेट जाएगा। उसके नतीजे में ये पैसे का जो तालमेल होता है, घालमेल होता है, ये बड़ी हद तक कम हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जो है वो पैसा भी इस इलेक्शन के लिए जनता से ही लेना चाहते हैं।
हम ना तो इसके हक में है कि मनी पावर और मसल पावर के जैसे मैनिपुलेट करें इलेक्शन को, ना हम इसमें हक में है कि पूंजीपतियों से पैसा लें। तो हमारे लिए रास्ता ये बचता है कि हम अवाम से पैसा लें, अवाम से वोट लें। कांशीराम ने जब यूपी में इलेक्शन का आगाज किया था तो यहां से शुरुआत की थी कि आपका एक वोट चाहिए, आपका एक नोट चाहिए। आज वो पार्टी क्या कर रही है इसे बहस नहीं मिली, लेकिन उस पार्टी की शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि पब्लिक से ही पैसा लिया, पब्लिक के लिए ही काम किया। देश के जो हालात हैं अभी, राजनीतिक हालात जो हैं, बरसों से ट्रेंड ये रहा है कि कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई भी सिंगल पार्टी जो है हुकूमत नहीं बना सकती, एक गठबंधन का एक माहौल है। तो क्या आपने भी देश में अपने ऐसे पार्टनर्स चुने हैं या भविष्य में चुनेंगे जो आपके साथ जो है इस फील्ड में आगे बढ़े? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि उन पार्टियों से हम कोई साझेदारी नहीं करेंगे जिनकी पॉलिसी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं या जिनको हम डायगोनली अपोजिट समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो बिल्कुल ही विपरीत तरीके से काम कर रही है, जिनको हम देश के हित में नहीं समझते हैं। ऐसी पार्टियों के साथ में हाथ मिलाना सिर्फ पावर हासिल करने के लिए हम अपने उसूलों से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता देश के अंदर ऐसी पार्टियां मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उन तमाम पार्टियों को जोड़कर एक विकल्प खड़ा करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। आप एक समाचार पत्रिका के संपादक हैं और उसके साथ साथ पर्सनल लॉ में भी रहे हैं, आप विदेशों के दौरे करते हैं। तो आप भी बताइए कि खासतौर से विदेशों में अरब देशों के जो है वो किस तरह के इनकलाबात चल रहे हैं और उसका हमारी सियासत में, मुल्क की सियासत पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अरब देशों में जो इनकलाब आ रहे हैं, खासतौर से मिस्र में, ट्यूनिस में, उससे पहले लीबिया में, उसके बाद लीबिया में और अब यमन वगैरह के अंदर जो तब्दीलियां आ रही है, बुनियादी तौर पे लोगों की, आज की दुनिया में लोगों की चंद बुनियादी ख्वाहिशात हैं। एक तो ये कि उनको वाकतन आजादी मिलनी चाहिए, एक फर्द वाहिद को उनके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक नहीं मिलना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए उनको, बादशाहत नहीं चाहिए। ये दौर डेमोक्रेसी का दौर है, ये दौर जमहूरियत का दौर है, ये दौर जो है आजादी का दौर है, ये दौर फंडामेंटल जो हुकूक है इंसानों के, उसके रेस्पेक्ट का दौर है। ये दौर जो है वो यानी डिस्क्रिमिनेशन और इस्तेसाल के खिलाफ आवाज उठाने का दौर है। तो हम ये महसूस करते हैं कि अरब इनकलाबात जो आए हैं, बुनियादी तौर पे उसके पीछे यही स्पिरिट कार फरमा थी कि लोग वन मैन से, एक आदमी से डिक्टेट होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि देश को चलाने में हमारा भी पूरा पूरा योगदान होना चाहिए, हमारे नुमाइंदा लोग ही इलेक्ट होकर आने चाहिए और उसके साथ साथ देश के रिसोर्सेज में, देश की विकास में उनको भी पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा भरपूर मौका मिलना चाहिए। तो हम ये इस तब्दीली को एक बहुत खुशहाल तब्दीली समझते हैं और हम भी ये बात कहते हैं कि हम देश में, हमारे अपने देश में हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं काम कर रहे हैं। ये बात हम साफ कर देना चाहते हैं। हम सिर्फ हैंड्स तब्दील नहीं करना चाहते। आज वो लोग थे, कल हम रिप्लेसमेंट के लिए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। हम पूरे देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम पूरे देश के अंदर एक दूसरी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो ये जो अरब देशों में भी जो भी हुआ है वो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, वो व्यवस्था परिवर्तन हुआ और हम अपने देश के लिए ये समझते हैं कि हमारे देश को एक दूसरी आजादी की जरूरत है। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी विदेश नीति जो है वो बहुत स्पष्ट हो और बरसों से हम देखते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति जो है कुछ बैलेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो आपके पास क्या फॉरेन पॉलिसी होगी जिससे आप लोगों को महंगाई है इससे रोकने में कुछ मदद मिले? जैसे ईरान से कोई गैस पाइपलाइन समझौता है या अरब देशों से तेल का यहाँ आना है, इससे आप महंगाई को या पेट्रोल को कैसा कंट्रोल करेंगे? ऐसी कोई फॉरेन पॉलिसी आपके पास है ऐसी? देखिए, फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट में बनती है, लेकिन हम समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट के साथ में कुछ मूल्यों पे आधारित होती है, कुछ वैल्यूज होती है जिसके बुनियाद पे आप उस फॉरेन पॉलिसी की स्थापना करते हैं। हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी के विषय में एक बड़ा योगदान रहा और वो योगदान ये रहा कि पूरी दुनिया जब टू पोलर सिस्टम में तब्दील हो गई थी, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ रशिया था, सोवियत यूनियन था, और टू पोलर वर्ल्ड के अंदर में हमने एक नॉन अलाइनमेंट का एक नारा दिया था
और उसमें जितने ऐसी ताकतें थी जो किसी से अलाइन होना नहीं चाहती थी लेकिन आजादी के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, उन सबको जोड़ के हमने एक तीसरा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। और इस एतबार से हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। नेहरू, टीटू, नासिर, ये 3 लोग थे जो उस नॉन अलाइन मूवमेंट के पिलर्स कहे जाते हैं। और उस एतबार से हमारे देश को पूरी दुनिया में एक महात्मा का दर्जा हासिल था कि उसने दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए और इंपेरियलिस्ट फोर्सेस के अत्याचारों का शिकार होने वाले ममालिक के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया था। मगर अफसोस साथ ये कहना पड़ता है मुझे, 1992 से जिस विदेश पॉलिसी को हमने अपनाया है उसमें हम यूनिपोलर वर्ल्ड के चौधरी के हाथ की रखेल बन गए। हम महसूस ये कर रहे हैं कि हम अमेरिका के हमें इस बात में खुशी महसूस होती है कि हम इस क्षेत्र में अमेरिका के चौकीदार बन जाएं। एशिया के इस क्षेत्र में अमेरिका हमको अपना चौकीदार बना दे, अफगानिस्तान को हम कंट्रोल कर लें, साउथ एशिया को हम कंट्रोल कर लें, अरब देशों पर हम कंट्रोल कर लें। तो हमारा देश जो है, जिसने 1992 तक इसराइल को एक आतंकवादी मुल्क समझा, जिसने ये महसूस किया कि इसराइल ने फलस्तीनियों के हुकूक पर गासिबाना कब्जा कर लिया है, तो हमने इसराइल को अपना दूतावास इस मुल्क में कायम करने की इजाजत नहीं दी। हमने जो है फलस्तीनियों को जो बिल्कुल बेयारो मददगार थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनको यहाँ कौंसलेट कायम करने का मौका फराहम किया। यासर अरफात को हमने अपना दोस्त बनाया और उनकी पुष्पनाई करते रहे। लेकिन 1992 में जब हमने यूनिपोलर वर्ल्ड का हम हिस्सा बने, इंपेरियलिस्ट फोर्सेस के हम सामने सरेंडर हमने किया, तो उसी के साथ साथ हमने एक आतंकवादी मुल्क को लेजिटिमाइज करके उसको अपना यहाँ दूतावास कायम करने की इजाजत दी। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ते बढ़ते आज स्ट्रेटेजिक रिलेशन में तब्दील हो गए। आज हम उस आतंकवादी मुल्क से अपनी सुरक्षा के लिए और सलामती के लिए एडवाइस नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं, मोसाद है, उनको हम पूरी तरह भागीदार बना रहे हैं। तो हमारे नजदीक ये जो देश की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है, ये न सिर्फ देश के हित में नहीं है, आलमी सतह पर आप इसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में भी नहीं है और वो देश के हित में भी नहीं है। देखिए, देश की पॉलिसी में होना ये चाहिए कि हमारे देश को पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक है, इनसे हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पड़ोसी मुल्क से हमको न डर लगे, न उनको हमसे डर लगे। आज हमारे डिफेंस का हिस्सा, यानी हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस पे खर्च होता है। और वो किससे खतरा है? हमको पाकिस्तान से खतरा है, हमको बांग्लादेश से खतरा है, हमको श्रीलंका से खतरा है, हमको नेपाल से खतरा है। अभी तो एंथोनी ने जो है रक्षा बजट कम करने की बात की है। 2-3 दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा है कि रक्षा बजट में जो है हम पैसा कम करेंगे। तो इससे रक्षा बजट अगर कम होगा तो इससे आप क्या सोचते हैं कि वो पैसा कहाँ लगा पाएंगे? देखिए रक्षा बजट में तो पैसा हमारा जितना जा रहा है उसको खर्च होना चाहिए। ये देखिए, एक बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म का जो है थ्रेट वो दिया जाता है, परसेप्शन पैदा किया जाता है कि पाकिस्तान से हमला होने वाला है। और उसके बाद सोचता ये है कि उसके लिए फिर हम बिल्टअप शुरू करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, बड़े बड़े डील करते हैं, मिसाइल खरीद रहे हैं और फला चीज खरीद रहे हैं, और उसमें बड़े बड़े घोटाले होते हैं। आपको मालूम है बोफोर्स स्कैंडल हुआ था, उसके बाद से लगातार स्कैंडल हो रहे हैं। तो ये जितनी बड़ी बड़ी हमारी डील्स होती है, ये हमारे पॉलिटिशियंस को पैसा हासिल करने का एक नजरिया फराहम करती है। और उसके लिए जरूरी है ये जो सिक्योरिटी थ्रेट पैदा किया गया है आतंकवाद के नाम पर, इसमें भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस वक्त आप देखिए जो सिक्योरिटी गैजेट्स आ रहे हैं बाहर की कंपनियों की तरफ से, नेशनल इंटेलिजेंस के नाम पर इंटेलिजेंस गैजेट्स और ये वो जो आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं? ये सिर्फ ये पूरा हवा खड़ा किया जा रहा है आतंकवाद का, ताकि उन डील्स को जस्टिफाई किया जा सके और उनमें बड़े बड़े घोटाले हो सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि डिफेंस बजट के सिलसिले में तो हमारे देश में एक साफ किस्म की बहस होनी चाहिए, खुली बहस होनी चाहिए। क्या हमें वाकतन इतने बड़े बजट की जरूरत है? अगर आप पाकिस्तान से नो वार पैक्ट कर लेते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात बना लेते हैं, देखिए पाकिस्तान से जिन मुद्दों पे विवाद है उसमें एक बड़ा मुद्दा कश्मीर का है। कश्मीर के मुद्दे को अगर आप कुछ दिन के लिए फ्रीजर में डाल दें तो बाकी कई मुद्दों पर हमारे और पाकिस्तान के दरमियान में ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। आप ये भी देखते हैं कि नॉर्मलाइज नहीं होने की वजह पाकिस्तान में भी जो राजनीतिक उथल पुथल है, वहाँ पे भी कोई स्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं बन पाती। पाकिस्तान की भी राजनेताओं की ये जरूरत है कि वो हिंदुस्तान को एक थ्रेट बनाकर पेश करें, और वो भी यही चाहते हैं कि भारत को एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ा हमारे लिए वो है। इस तरह जब वो बनाते हैं तो वहां की मिलिट्री को भी सूट करता है और वहां के राजनेताओं को भी सूट करता है।
तो मैं समझता हूं कि देश दोनों तरफ की जनता जो है, पाकिस्तान की जनता भी हो और हिंदुस्तान की जनता भी हो, ये आपस में भाईचारा चाहती है, दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है। तो हम फॉरेन पॉलिसी ये चाहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद अदल पर होना चाहिए, यानी मतलब इंसाफ पर होना चाहिए। हम दुनिया के अंदर रेशलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, ना इंसाफी को खत्म करना चाहते हैं। अब वन मैन अपमैनशिप जो है, यानी ये जो इंपेरियलिस्ट फोर्सेस हैं, इनकी दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं। जितने ऐसे देश हैं जो दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए लोग हैं, उन सबको जोड़कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि हर देश को आगे बढ़ने, तरक्की करने, विकास करने के इम्कानात हों। कोई देश उनके अंदरूनी मामलात में हस्तक्षेप न करे, किसी किस्म का थर्ड परसेप्शन न हो। इस मामले में हमारी जो विदेश नीति है उसको बनना चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट भी इसी चीज में है कि हम पूरे दुनिया के अंदर एक पीस का माहौल पैदा करने की कोशिश करें, हम अमन का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। हम एथिकल वैल्यूज के बुनियाद पर, मॉरल वैल्यूज के बुनियाद पर, और जो इंसानी समाज की बुनियादी कदरें हैं उसके बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर एक ऐसी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी बनाएं जो हमें भी सूट करे और दुनिया के दूसरे देशों को सूट करे। हमारे इस वेब पोर्टल के माध्यम से आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या आह्वान करेंगे कि वो देश में जनता के बीच में कैसे जाएं? देखिए, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार किया है। हम ये बात कहते हैं कि हम हाथों को तब्दील करने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता परिवर्तन के लिए आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। जब हम ये बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो हमें देश की जनता को ये बताना है कि हमारी पार्टी जब पावर में आएगी तो वो किस किस्म की व्यवस्था चाहती है। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, यानी एक वेलफेयर स्टेट का क्याम जो है हमारी पार्टी की का एक उद्देश्य है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने, तरक्की करने, विकास के अंदर भागीदार होने का हिस्सा मिलना चाहिए। हर सर को छत, हर बदन को कपड़ा, हर पेट को खाना, हर हाथ को काम, ये हमारी पार्टी का सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि हम इस बात को पूरी तरह से पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं, मैदान में जाना चाहते हैं। हम अपने कारकुनों से, कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहते हैं कि वो 24 घंटे 7 दिन के लिए पार्टी के वर्कर हैं। उनके वो पार्ट टाइम काम करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, उनको हमने इंगेज किया है 7 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। वो जनता के दरमियान में जनता के नुमाइंदगी के हिस्से से काम करें, उनकी परेशानियों को दूर करें, उनको जहां जहां से भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश करें, और उनको साथ लेकर देश के अंदर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस काम के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। हम सिर्फ सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं चाहते, हम पूरी व्यवस्था को तब्दील करके आम जनता के हित में काम करते हैं।